बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फर्स्ट ईयर के मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जो है वो करेंगे, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव प्लस आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इजीली क्लियर हो जाएंगे कि इस चैप्टर में से जो भी आपके एमसीक्यूज़ आने हैं, जो भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हों, प्रॉपर आपको ये चैप्टर समझ आ जाएगा। और इसके अलावा जो इसके लॉन्ग इंपॉर्टेंट होंगे उनके लिए हम एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज इंशाल्लाह आपको जिस तरह सेकंड चैप्टर क्लियर करवाया गया है, इसी तरह से हम थर्ड चैप्टर को भी क्लियर करेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम हमारे पास है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो जो है वो इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप ज़्यादा दे के ये ना कहा करें कि इतने एमसीक्यूज़ हमारे पेपर में नहीं आने हैं, बल्कि इससे आपके एमसीक्यूज़ के अलावा साथ में जो शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है, जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आपके पूरे चैप्टर में से आने हैं वो सारे आपके कवर हो रहे हैं। तो अगर आप लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आप जब पेपर आपके सामने आएगा तो आपको समझ आएगी कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करवाई गई है, और वही सारी चीज़ें आपके पेपर में आएंगी जो मैं आपको अपने लेक्चर्स में बताऊंगी। तो कंप्लीट वॉच किया करें लेक्चर्स को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक जो है वो लेक्चर्स पहुंच सकें। तो स्टार्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ़ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक ए इज़ m क्रॉस n एंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक b इज़ n क्रॉस p, दैन द ऑर्डर ऑफ ए बी इज़, यानी कि दो मैट्रिक्स हमारे पास दिए हुए हैं। एक मैट्रिक का ऑर्डर है m क्रॉस n, यानी कि उसमें m नंबर ऑफ कॉलम एंड n नंबर ऑफ रोज हैं। इसी तरह से जो सेकंड है उसमें n मल्टीप्लाई पे p जो है वो हमारे पास रोज़ और कॉलम की जो फॉर्म है वो दी हुई है। और अगर इन दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नया मैट्रिक बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो इसके लिए छोटी सी ट्रिक है, वो ये है कि आपके पास यहाँ पे 3 क्रॉस 4 और 4 क्रॉस 3 भी आ सकता है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो उसकी चीज़ आपको याद रखने की ये है कि जो फर्स्ट मैट्रिक होगा उसका आपने फर्स्ट एलिमेंट ले लेना है, और जो सेकंड आपका ऑर्डर दिया हुआ होगा उसमें से आपने सेकंड एलिमेंट ले लेने हैं। तो वो आपके नए मैट्रिक का ऑर्डर होगा जो कि m मल्टीप्लाई बाय p, m नंबर ऑफ कॉलम एंड p नंबर ऑफ रोज जो हैं वो उसमें पाई जाएंगी। तो इसी तरह से यहाँ पे अगर हम लिख दें 3 क्रॉस 4 और 2 क्रॉस 3, ठीक है, इस तरह से अगर आपके पास जो है वो मैट्रिक आ जाता है तो फिर इसी तरह से आपने यहाँ पे इसका फर्स्ट ले लेना है और यहाँ पे इसका जो है वो सेकंड ले लेना है। तो ये आपके पास एक नया मैट्रिक बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपका क्वेश्चन है, ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म है, मोड्स की फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसको आपने सॉल्व करना है और इसका आंसर क्या आएगा। ये आपके पास डिटर्मिनेंट का सिंबल है। पीछे हमने चैप्टर नंबर 1 में इसी तरह का क्वेश्चन हमने किए थे, उसमें इसको हमने मॉडुलस पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे आप इसको एज अ डिटर्मिनेंट लेंगे क्योंकि यहाँ पे आप मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, उनकी डिटर्मिनेंट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास सिंबल्स हैं ये डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने के लिए यूज़ होंगे। तो यहाँ पे 1 3 एंड 2 4 है, और इसका डिटर्मिनेंट हम किस तरह से लेते हैं, यहाँ पे जो हमारे डायगोनल्स होते हैं उनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और दरम्यान में जो साइन आता है वो हमारे पास आता है माइनस का, और जहाँ पे हमारे पास 4 1 ज़ार 4 एंड 2 3 ज़ार 6 हो जाएगा। 4 - 6 इज इक्वल टू -2 आपके पास इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए इज़ -a। हमने इन्वर्स की बात डिटेल से की है चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 1 में भी की है कि एडिटिव इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स अगर बात कीजिए कि एडिटिव इन्वर्स एक्चुअली में क्या है, इट्स मीन कि जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें उसके ऑपोजिट को आपने ऐड कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है ताकि उसका आंसर 0 आ जाए। तो वो आपके पास होता है एडिटिव इन्वर्स। तो इसी तरह से जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो हमने पढ़ा है कि जब आपका आंसर जो है वो 1 आ जाए। तो यहाँ पे चूँकि एडिटिव इन्वर्स का कहा है तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए इज़ -a, यानी कि a -a करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि इफ़ a कॉन्जुगेट इनटू होल ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू a, देन a इज़ द हर्मिशियन मैट्रिक। ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपके पास 3-4 टॉपिक्स आ जाते हैं जिसमें सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है एंड स्क्यू हर्मिशियन है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों सेम है। उसमें ये है कि अगर a ट्रांसपोज इज इक्वल टू जस्ट ए के आता है तो उसका आंसर वो जो मैट्रिक होता है वो सिमेट्रिक होता है, और अगर उसका आंसर -a में आ जाता है यानी कि उसके बाकी एलिमेंट सेम होते हैं, जस्ट उसके साथ माइनस मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो उसको आप स्क्यू सिमेट्रिक कहते हो। और हर्मिशियन में ये होता है कि उसका आप कॉन्जुगेट भी लेते हैं, वो इज़ इक्वल टू उसी मैट्रिक के आ जाता है, गिवन मैट्रिक के, तो वो आपके पास हर्मिशियन होता है। और अगर इसी तरह से
ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए के आ रहे हैं तो उसको आप स्क्यू आर्मेशन कहते हैं। ये छोटी सी चीज़ें थी, आपको मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दी हुई हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू x1 10 एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक देन x इज इक्वल्स टू विच। यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर 0 है। किस तरह से 0 आता है इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं शार्ट क्वेश्चन में, तो इसको आपने जो है वो यहाँ पे आप समझ लें। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे हमें कहा गया है कि ए मैट्रिक है और साथ में ये भी कहा है कि जो मैट्रिक आइडेंटिटी का मैट्रिक है वो हमारे पास क्या है, स्क्वायर में है। तो अगर वो स्क्वायर में है तो इट्स मीन कि हमारा जो गिवन मैट्रिक है उसका भी हमें स्क्वायर फाइंड करना है। तो हम कर लेंगे ए डॉट ए, यानी कि ए स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। और ए स्क्वायर हमारे पास है ए हमारे पास है x1 10 और साथ में दोबारा से इसको मल्टीप्लाई किया इसी मैट्रिक के साथ x1 10, तो ये इसका स्क्वायर बन जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में किस तरह से होता है कि फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फर्स्ट रो को आप सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैं आपको करके बता भी देती हूँ। आपने x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया, आपने x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 और दरमियान में सिंबल आपका प्लस का आता है। फिर इसी तरह से आपने जो है वो इसी रो को आपने सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। x को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया x, आपने 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया 0। उसके बाद आपने 1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया x एंड प्लस 0 को 1 के साथ किया तो 0। फिर इसी तरह से 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया एंड 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया। तो ये यहाँ पे इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है x स्क्वायर प्लस 1 डॉट x एंड 1। ये हमारे पास ए स्क्वायर ये बन गया। और दूसरा इन्होंने कहा था कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक क्या है, तो ए स्क्वायर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक हमारे पास होता है 1 0 0 1 के, यानी कि अगर उसका ऑर्डर जो है वो 2 हो, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक है 2 क्रॉस 2 का, तो हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक होगा वो भी 2 क्रॉस 2 का होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास 3 क्रॉस 3 का आ रहा है तो फिर हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक है वो 3 क्रॉस 3 का हो जाएगा, विच इज़ 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। ठीक है, ये I3 है। उसके बाद यहाँ पे अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक था वो हमने लिखा। अब ए स्क्वायर की जगह पे जो हमारा यहाँ पे आंसर आया था x स्क्वायर प्लस 1 x एंड x और 1 इज इक्वल टू 1 0 0 1। अब चूँकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो सारा मैट्रिक पूरा इक्वल है, तो इट्स मीन कि ये फर्स्ट इसके इक्वल है, ये इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल है और ये इसकी इक्वल है। तो यहाँ पे कोई भी आप इक्वेशन ले लें x वाली तो आंसर सेम ही आएगा। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट x स्क्वायर प्लस 1 अगर हम ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू अगर हम 1 ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के ऊपर अगर हम अंडर रूट ले लें इक्वल्स टू फिर भी आंसर 0 के ही आएगा। यहाँ पे तो सिंपल लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी एक्स इज इक्वल टू 0, तो आप इसको सिंपली ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो आता है आपके पेपर में। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। उसके बाद आगे है कि इफ द मैट्रिक हैज़ एज मैनी कॉलम एज द नंबर ऑफ रोज देन इट इज़ कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक। यानी कि जैसे कि अभी हमारे पास ये मैट्रिक था तो ये स्क्वायर मैट्रिक था ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का। तो जितने नंबर ऑफ रोज और जितने नंबर ऑफ कॉलम एक मैट्रिक में होते हैं अगर वो इक्वल हों तो उस मैट्रिक को आप कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक इज़ ऑलवेज नॉन सिंगुलर। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का ये मतलब होता है कि जिस मैट्रिक का आंसर नॉट इज इक्वल टू 0 आता है वो होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक, और डिटर्मिनेंट लेने के बाद आंसर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वो होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक, और अगर आंसर 0 के इक्वल आ जाता है तो वो होता है सिंगुलर मैट्रिक। तो किसी भी मैट्रिक का इन्वर्स फाइंड करने के लिए इस कंडीशन को सबसे पहले हम सेटिस्फाई करते हैं कि अगर उस मैट्रिक का डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर हो तो देन हम उसको आगे परफॉर्म करते हैं, अदरवाइज उसको वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दिखा देती हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की। ये हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक 1 0 एंड 0 1। इसका जब हमने डिटर्मिनेंट लिया तो 1 क्रॉस 1 1 एंड 0 क्रॉस 0 0 आ जाएगा, और 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 के आ जाएगा, यानी कि ये नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो इट्स मीन कि ये आपके पास है एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है कि इफ़ ए बी आर द मैट्रिसेस देन ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। ये इसकी एक कंडीशन है, आप कह सकते हैं कि ये अक्सर प्रूफ करने के लिए आपके क्वेश्चन आते हैं पेपर में कि आप प्रूव दैट ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। आपको 2 मैट्रिसेस दिए हुए होते हैं और आपने उनको सॉल्व करना होता है।
उसके बाद नेक्स्ट है कि if A is a square metric and A determinant not is equal to 0 then A is a non singular metric। अभी हम इसकी बात कर चुके हैं। उसके बाद है कि मैट्रिक स्क्वायर मैट्रिक is a skew Hermitian if A transpose if A conjugate and transpose is equal to आपके पास मान लीजिए, अब पहले ही मैंने आपको बताया है क्वेश्चन नंबर 4 जब हमने किया था उसमें मैंने आपको चारों चीज़ें डिफाइन की थी कि हार्मिशियन, स्क्यू हार्मिशियन, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पे अब स्क्यू हार्मिशियन है तो मैंने आपको बताया था हार्मिशियन की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मैट्रिक के आता है तो वो होता है हार्मिशियन, और अगर माइनस ए की इक्वल आ जाता है तो वो होता है स्क्यू हार्मिशियन। इसी तरह से सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का भी मैंने आपको बताया है। उसके बाद है कि मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव, यानी कि मैट्रिक्स जो होते हैं दोनों वो इक्वल नहीं होते, यानी कि अगर हम ए मैट्रिक को अगर हम करते हैं ए बी करते हैं, दो मैट्रिक्स हैं और उसका आंसर कभी भी बी ए के मैट्रिक के इक्वल नहीं आता है। ये इसकी जो है वो एक लॉ आप समझ लें कि कम्यूटेटिव लॉ जो है वो मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन पे होल्ड नहीं करता। उसके बाद इनवर्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक ए एग्जिस्ट इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक। अभी मैंने आपको जब डिटर्मिनेंट हमने आइडेंटिटी मैट्रिक का फाइंड किया तो मैंने आपको बताया कि जब हम इनवर्स फाइंड करते हैं तो सबसे जो पहली कंडीशन होती है हम ये चेक करते हैं कि वो जो गिवन मैट्रिक है वो सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि द मैट्रिक दिस मैट्रिक इज़ कॉल्ड, ये जो मैट्रिक 1 2 3 0 1 4 0 0 6 ये कौन सा मैट्रिक है जी? हमारे पास है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक की डेफिनेशन, वो मैट्रिक जिसके डायगोनल ये जो मेन लाइन होती है दरमियान में इसको हम कहते हैं डायगोनल। इस डायगोनल के नीचे 0 हो और ऊपर कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हों तो ये होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक। अगर ये मैट्रिक के ऊपर वाली साइड पे 0 हो और नीचे कुछ नंबर्स दिए हुए हो तो वो होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक। यहाँ पे ये नीचे 0 है और ऊपर ये नंबर्स दिए हुए हैं, या आप सिर्फ इतनी याद रख लें कि डायगोनल के नीचे 0 जब होंगे तो वो अपर ट्रायंगुलर होगा, यानी कि ऑपोजिट जाना है। जब नीचे वाली साइड पे 0 होंगे डायगोनल के तो वो अपर ट्रायंगुलर होगा, जब ऊपर वाली साइड पे 0 होंगे तो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी देन एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू एडजॉइंट किस तरह से निकालते हैं? यहाँ पे जो डायगोनल होता है मेन उसकी जो है वो आप जगह चेंज कर देते हैं, ठीक है। और जहाँ पे ये जो दोनों होते हैं इनके साइंस जो हैं वो चेंज होते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होती है और जहाँ पे साइंस चेंज होते हैं, माइनस हो तो पॉजिटिव हो जाते हैं, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आंसर में देख लें, यहाँ पे ए और डी था, यहाँ पे डी और ए हो गया, और यहाँ पे सी और बी था और जहाँ पे माइनस सी और माइनस बी हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें एक मैट्रिक आपको दिया हुआ है और इसमें आपने फाइंड करना है कि A33 किसकी इक्वल है, विच इज़ इक्वल टू -1। इसको हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन इसकी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में आते हैं, तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारे पास है यहाँ पे। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, a इज इक्वल टू 1 -2 3 -2 3 1 4 -3 2 इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे हमने A33 फाइंड करना है। इस A33 का मतलब है कि आपने वो वाला एलिमेंट लेना है जो तीसरी रो में हो और तीसरे कॉलम में हो, यानी कि ये जो लास्ट वाला है इसको आप कहते हो A33। अगर यहाँ पे A23 दिया हुआ हो तो A2 यानी कि सेकंड रो में होगा और थर्ड कॉलम में होगा, तो ये बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने इन चीज़ों को याद रखना है। यहाँ पे A33 है तो मीन्स के थर्ड रो और थर्ड कॉलम, अगर यहाँ पे A23 हो तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम, अगर आपके पास 1 1 हो तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और इसी तरह से आप टू सो ऑन। तो यहाँ पे ये हमारे पास था। अब हमने क्या करना है, जब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि जिस रो में और जिस कॉलम में ये एलिमेंट हमारा आ रहा होता है उस रो को भी हम स्किप कर देते हैं और उस कॉलम को भी हम स्किप कर देते हैं, बाकी जो बचता है उसको हम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे -1 की पावर हमने लिखनी होती है 3 + 3। अब -1 3 + 3 आ जाएगा 6, तो -1 की पावर 6 पॉजिटिव आपके पास 1 आ जाएगा। अब ये जो है 1 -2 और 3 ये चीज़ें 1 -2 और 3 जो भी मैंने आपको बताया कि उस रो को और उस कॉलम को छोड़ते हुए बाकी जो बचता है उसका फिर आपने डिटर्मिनेंट लेना होता है। 1 -2 और 3 3 1 3 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और दरमियान वाला माइनस आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू -1। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और इसको आपने जो है वो अब समझ लिया है।
अच्छा जी, उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 16, अ स्क्वायर मैट्रिक ए इज अ सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। मैंने पहले ही बता दिया था कि ए ट्रांसपोज का मैट्रिक अगर ए के इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक होता है, और अगर माइनस ए के इक्वल आ जाए तो वो आपके पास होता है स्क्यू सिमेट्रिक। उसके बाद है इफ ए इज इक्वल टू 3 - 1 2, देन इसका जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी माइनस है और दरम्यान में भी माइनस लगाते हैं, माइनस माइनस प्लस 3 + 2 आपके पास आंसर आ जाएगा 5। उसके बाद ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स के होता है, पीछे हम ये प्रॉपर्टी जो है वो देख। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, इफ ए इज इक्वल टू 2 1 6 3 देन को फैक्टर ऑफ 6 इज -1। ये जो को फैक्टर है आपके पास, इसको आपने किस तरीके से फाइंड करना होता है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। 6 का जो को फैक्टर है वो आपके पास क्या आया है, -1 आया। जिस तरह अभी हमने क्वेश्चन किया ना उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना होता है आपने। यहाँ पे इफ ए इज इक्वल टू 2 1 6 3 और 6 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 2 और 1, यानी कि सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो इसको आपने इस तरह से लिख लेना है A2 1 में, और -1 की पावर 2 + 1 और M2 1 साथ में आप लिख देंगे। अब -1 की पावर जो है वो 3 आ जाएगी, इस वाली रो को भी छोड़ देंगे, इस वाले कॉलम को भी छोड़ देंगे, तो पीछे जस्ट 1 बचेगा। अब -1 इसकी पावर 3 है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा इंटू 1 और आंसर आ जाएगा -1। तो ये इस तरह से आपने को फैक्टर फाइंड करने होते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी आपके पेपर में आता है कि फाइंड द को फैक्टर्स। आप लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर आ जाते हैं, एक नहीं मतलब ज़्यादा को फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं, तो फिर इस तरह से आप अपने को फैक्टर्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद है कि इफ़ ए डिटर्मिनेंट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक देन ए डिटर्मिनेंट इज मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब वो नॉट श्योर कि इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा या नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। उसके बाद 0 हमारे ये मैट्रिक की फॉर्म में दिया हुआ, ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक है, यानी कि 1/1 का मैट्रिक है, तो हम इसको स्क्वायर मैट्रिक कहेंगे। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, आपके पास इसके जो ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट है वो और ये दोनों आपके पास इक्वल्स होते हैं। उसके बाद इफ़ ए इज़ इक्वल टू A B C D D E F द ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज, जहाँ पे जो ऑर्डर है वो दिया हुआ है A B C, मतलब इस तरह से दिया हुआ है कि आपके पास यहाँ पे 3 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, और जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज में जो कॉलम्स होते हैं वो रोज़ में चेंज हो जाते हैं और जो रोज़ होती हैं वो कॉलम्स में चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे फिर आपके पास जो इसका ट्रांसपोज निकलेगा वो निकलेगा A B C एंड D E और F। तो ये आपके पास हो जाएगा 2 × 3 का ऑर्डर, यानी कि 2 रोज़ हो जाएंगी और 3 इसमें फिर कॉलम्स हो जाएंगे। उसके बाद द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक इज़ 0, इसकी वैल्यू जो है वो 0 आएगी। ये आपके पास है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया हुआ है 3 × 3 मैट्रिक का। पहले हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया 2 × 2 मैट्रिक्स के, और अभी जो है वो हमारे पास डिटर्मिनेंट है 3 × 3 मैट्रिक का। ये क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है। किस तरह से फाइंड करते हैं, सबसे पहले आप फर्स्ट रो को भी एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी रो को किसी भी कॉलम को आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट रो को क्योंकि एक्सपेंड किया हुआ है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास हमने 2 सबसे पहले लिया, फिर उस 2 की रो को और कॉलम दोनों को छोड़ के बाकी जो बचता है उसको अपने इस तरह डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेना होता है 1 0 -3 एंड 5, एंड पहला आपका पॉजिटिव होता है, देन नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव एंड अप टू सोन। फिर यहाँ पे पॉजिटिव लिया, यहाँ पे अब नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का -3, या आप यूँ समझ लें कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था -1 की पावर में आपने लिखना होता है कि इसकी कौन सी जगह है। ये 2 + 1 है, यानी कि सेकंड कॉलम है, सॉरी 1 + 2 है, फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, तो ये आपके पास 3 बन जाएगा। तो -1 की पावर 3 इक्वल्स टू -1 की होती है, तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास -3 आया है। सिंपल याद रखने के लिए इसलिए बता रही हूँ, प्लस माइनस एंड अप टू सोन। अच्छा, वहाँ पे 3 ले लिया, अब 3 वाली रो कॉलम को भी छोड़ दिया, 3 वाले रो को भी 1 0 2 एंड -5 आ जाएगा। फिर उसके बाद -1 हमने ले लिया, जहाँ पे प्लस वैसे आता है लेकिन यहाँ पे भी चूँकि माइनस है तो माइनस और माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस और प्लस माइनस जो है वो दोनों माइनस हो जाएंगे। तो इस वाले कॉलम को भी छोड़ दिया, इस वाली रो को भी छोड़ दिया, 1 1 2 एंड -3 आ जाएगा। अब इनका डिटर्मिनेंट ले लेना, 2 आएगा, 5 1 5 3 0 0 -3, 5 1 5 2 0 0 -1 3 1 -3 एंड 2 1 2 और दरम्यान में माइनस। फिर सिंपल इनको माइनस किया, 5 -0 5 5 -0 5 -3 -2 -5, तो 2 5 10 3 5 15 5 1 5 और माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। 10 में से 15 निकलेंगे तो -5 आएगा, -5 + 5 इज इक्वल टू 0 के आ जाएगा। तो ये जो है वो इसका आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25, इफ ए इज इक्वल टू 1 3 3 देन द ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज इज, अभी पीछे भी हमने किया है कि इसमें जो है ये हमारे पास है 3
3/1 का है तो ये फिर 1/3 का हो जाएगा, उलट हो जाएगा इसका जब ट्रांसपोज लेंगे। तो देन इफ ए इज इक्वल टू 2 1 6 3 देन ए इक्वल्स टू 0, 3 2s are 6 6 1s are 6, 6 - 6 आपके पास 0 आ जाएगा। उसके बाद देन है ए इक्वल टू दिस मैट्रिक एंड बी इज इक्वल टू दिस, देन द बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के स्क्वायर ए, यानी कि ये दो मैट्रिक्स आपको इस तरह से दिए हुए हैं और जहाँ पे इसने कहा है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, यहाँ इन सब में से आपने कॉमन के को जो है वो ले लेना। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमारे पास क्वेश्चन है। यहाँ से पहले हमने बी वाला जो मैट्रिक है उसमें से हमने जो है वो ले लिया कॉमन के, फर्स्ट रो से के को कॉमन लिया तो ये आ गया। फिर इसी तरह सेकंड वाली रो से के को कॉमन लिया तो के डॉट के स्क्वायर बन जाएगा और साथ में a1 1 a1 2 a2 1 a2 2, तो के स्क्वायर इंटू ये का मैट्रिक दोबारा से आ गया है तो के स्क्वायर जो है वो इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो का जो मैट्रिक है वो हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 28 है। द ट्रिवियल सोल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन इज 0। ट्रिवियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जो सारे आपके पास 0 सोल्यूशन आ जाते हैं, उसको आप ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। इफ ए इज अ मैट्रिक ऑफ द ऑर्डर m क्रॉस n देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच रो ऑफ ए इज n, यानी कि एलिमेंट्स के जो नंबर्स होंगे वो n होंगे। इफ़ ए इज द स्क्वायर मैट्रिक ऑफ द ऑर्डर 3 क्रॉस 3 देन के ए इज इक्वल टू के क्यूब 3, यानी कि 1/1 करके, जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया है ये वाला, इसमें 1/1 करके हमने के को कॉमन लिया पहले फर्स्ट रो से फिर सेकंड से, फिर इसी तरह अगर यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक है तो 1/1 करके तीनों के इसको बाहर कॉमन ले लेंगे और फिर के क्यूब बन जाएगा, के क्यूब इंटू ए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फॉर द मैट्रिक इक्वेशन दिस 3 1 - 3 3 y - 4 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ y की वैल्यू अपने फाइंड करनी है। तो जस्ट सिंपल ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है ना, बाकी और कोई इसमें एलिमेंट्स जो है वो वेरिएबल नहीं दिया हुआ, तो 3y - 4 इज इक्वल्स टू हम ले लेते हैं 2 के, 3y - 4 इज इक्वल टू 2 के आ जाएगा। 3y इज इक्वल टू 2 + 4 एंड 3y इज इक्वल टू 6 के आ जाएगा और y इज इक्वल टू 6/3 और y इज इक्वल टू 2 की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 32। इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2 देन ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज़, यानी कि ए का मैट्रिक हमारे पास है 3 क्रॉस 2 का और अगर हमारे पास मैट्रिक हो ए ट्रांसपोज और ए का तो हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा और या हमारे मैट्रिक का जो ऑर्डर है वो क्या होगा। इसका सलूशन सिंपल सा है कि ए का जो मैट्रिक है उसका ऑर्डर हमारे पास दिया हुआ है 3 क्रॉस 2 और उसके बाद जो ट्रांसपोज का मैट्रिक होता है अभी हमने देखा है उसका ऑर्डर के उलट हो जाता है, रोज़ और कॉलम्स में चेंज हो जाती हैं और कॉलम्स रोज़ में चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे अगर 3 क्रॉस 2 है तो ए ट्रांसपोज हमारा 2 क्रॉस 3 का बन जाएगा। और उसके बाद जब हम ए ट्रांसपोज और ए इन दोनों को हम देखेंगे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक MCQ जो फर्स्ट हमने किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका फर्स्ट मैट्रिक होता है उसका आपने फर्स्ट एलिमेंट लेना होता है और जो सेकंड होता है उसमें आपने उसका सेकंड एलिमेंट लेना होता है। तो एक न्यू जो है वो आपके पास मैट्रिक का ऑर्डर आ जाता है, तो इस वजह से ये 3 क्रॉस 3 जो है वो इस मैट्रिक का आपके पास आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है जिसमें है कि इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक इज़ 0 दैन इट इज़ कॉल्ड द नल मैट्रिक, यानी कि एक मैट्रिक है उसके तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं तो उसको आप नल मैट्रिक कहते हैं। उसके बाद ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हम कई दफ़ा देख चुके हैं, बहुत ज़्यादा रिपीटेड MCQs है, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक ए इस मैट्रिक हमने ये भी देखा है कि उसको सिमेट्रिक कब कहते हैं, जब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए जो है वो आ जाता है, यानी कि एक मैट्रिक है उसका आपने ट्रांसपोज लिया दोबारा से वो एक इक्वल आ गया तो उसको आप कहते हैं कि वो आपका एक सिमेट्रिक मैट्रिक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, ये आपके पास एक मैट्रिक है, इसमें जो है वो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो क्या होती है, इसको फाइंड करने का तरीका अभी हमने जो है वो पीछे इस तरह के मैट्रिक को हमने कहा था कि ये हमारे पास अपर डायगोनल मैट्रिक है और इस तरह का जब आपके पास कोई मैट्रिक आ जाता है तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि आपके पास अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक अगर आ जाता है, यानी कि अगर आपके डायगोनल के नीचे सारे जीरोस आ जाते हैं या ऊपर सारे जीरोस आ जाते हैं तो आपने क्या करना होता है, सिंपली जो आपका मेन डायगोनल होता है उनको आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना होता है और आपका आंसर जो है वो आ जाता है इसका डिटर्मिनेंट का। तो यहाँ पे 8 3 are 24 और 24 और उसको मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा जो है वो 24 ही। तो ये आपका जो है वो इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। उसके बाद आगे है इफ़ ए बी एग्जिस्ट दैन ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी ये भी हमने पीछे एग्जांपल की थी
वहाँ पे हमारे पास इसी तरह से स्टेटमेंट थी कि बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। अगर ए बी एग्जिस्ट करता है, कोई भी दो मैट्रिसेस हैं, तो उनका आंसर जो है वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स के इक्वल आएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी आपकी बुक में है, आपकी एक्सरसाइज में। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ 1 0 -1 इज़ 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 नंबर ऑफ रोज एंड 1 नंबर ऑफ कॉलम है। उसके बाद मैट्रिक डैश इज़ ये आपके पास कौन सा मैट्रिक है? ये आपके पास एक ट्रायंगुलर मैट्रिक है, ठीक है। ये जो है वो आपके पास एक ट्रायंगुलर मैट्रिक है। इसमें हमारे पास अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो जो है वो MCQs हमें नहीं दिया हुआ इसके आंसर में, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 40। क्वेश्चन नंबर 40 में है कि इफ़ मैट्रिक इज सिंगुलर देन एक्स की वैल्यू क्या है। सेम इसी तरह से हमारे पास जो है वो इसकी हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इट्स मीन कि जो सिंगुलर है तो इट्स मीन कि ये इक्वल्स टू किसके है, ज़ीरो के इक्वल है। सॉरी, सिंगुलर मीन्स कि ये नॉट इज इक्वल्स टू ज़ीरो के है, तो इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। सिंगुलर मीन्स कि अब इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। यहाँ पे फिर इसको हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया है। देन 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, देन 2x - 12 आ जाएगा। और अब यहाँ से ऑब्वियसली हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें इसको इज इक्वल टू 0 के रखना पड़ेगा। 2x - 12 इज इक्वल टू 0 के हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू 12, इधर माइनस का है, दूसरी साइड पे पॉजिटिव होगा, एंड 2 साथ में डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक है हमारे पास क्वेश्चन है 41, जिसमें एक मैट्रिक दिया हुआ है। तो ये मैट्रिक कौन सा मैट्रिक है? ये एक डायगोनल मैट्रिक है। डायगोनल मैट्रिक क्यों है? क्योंकि इसके अपर में भी अपर डायगोनल में भी सारे जो हैं वो जीरोस हैं, और लोअर डायगोनल में भी जीरो है, और दरमियान में हमारे पास 1 2 5 आ रहे हैं, मतलब कोई भी नंबर्स आ रहे हैं, तो इस तरह के मैट्रिक को डायगोनल मैट्रिक कहते हैं। इसी तरह अगर इसी मैट्रिक में जीरोस के अलावा जो डायगोनल है उसमें 1 1 आ रहा होता है, तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द डिटर्मिनेंट ऑफ 1 क्रॉस 1 मैट्रिक A11 इज A11 इक्वल्स टू, यानी कि एक मैट्रिक है हमारे पास जो कि एक रो और एक कॉलम का है, तो उसका जो आंसर आएगा वो उसी कॉलम में से आएगा, मतलब वही जो नंबर होगा वही उसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में जो है वो अक्सर आता है, इसको आप देख लें कि इफ़ x + 3 एंड -3 1 3 y - 4 इज इक्वल टू y1 - 3 एंड 2x, देन यहाँ से x की और y की आपने वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो सिंपल जिस तरह हमने पीछे देखा है कि इन दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो मींस कि हर यहाँ का एलिमेंट इस मैट्रिक के एलिमेंट्स की इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने जो है वो इसकी इक्वेशंस बना लेनी है। मैं आपको यहाँ से इसकी डिटेल्स समझा देती हूँ। इस क्वेश्चन की हमने दो इक्वेशंस यहाँ से बना लिए जिसमें x और y दोनों में यूज़ हो रहा हो। तो यहाँ पे x + 3 है और x + 3 इज इक्वल्स टू y के है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने बना लिया। फिर इसी तरह ये इक्वेशन है 3y - 4 ये जो है 2x की इक्वल है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो जो वैल्यूज़ है x + 3 इज इक्वल टू y के है, तो यहाँ पे इट्स मीन के ये हमारे पास एक y की वैल्यू दी हुई है। अब ये सेकंड जो इक्वेशन है इसमें हम y की वैल्यू को पुट कर देंगे। 3 × y की जगह पे x + 3 पुट कर देंगे, -4 इज इक्वल्स टू 2x आ जाएगा। ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3x + 3 3 = 9 - 4 इज इक्वल टू 2x। देन यहाँ पे जो x है ये इस साइड पे हम ले लेंगे और 9 - 4 जो है वो हमारे पास 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो यूजिंग जो है वो 3x में से 2x को माइनस कर देंगे तो x + 5 आ जाएगा। x + 5 इज इक्वल टू 0 मीन्स कि x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, -5 आ गई है। अब x की वैल्यू आ गई है तो जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें हमारे पास y है और x भी है, तो इसमें x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू -5 तो आपका आंसर आ जाएगा -2। तो x इज इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू -2 ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 43 का। तो ये हमारा जो है वो इसका राइट आंसर है। ये आपके क्वेश्चन में जो है वो अक्सर आता है, तो इस वजह से आपको साथ में डिटेल्स बता दी हैं। उसके बाद एफ ए इज इक्वल टू 1 to a b एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, देन ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको a.a करना पड़ेगा, मीन्स के ए के मैट्रिक को ए के मैट्रिक के साथ अगेन से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे हमने ए स्क्वायर फाइंड कर लिया। यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई किया, 1 + 2a आ गया। देन फर्स्ट रो को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 + 2b आ गया। देन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो a + ab आ जाएगा और देन 2a + b का स्क्वायर आ जाएगा। अब ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, यानी कि 0 नल मैट्रिक की इक्वल है, तो ये जो मैट्रिक हमारे पास आया है इसको हम 0 के इक्वल ले लेंगे। देन 1 by 1 करके हम यहाँ से फर्स्ट वाली इक्वेशन ले लेंगे, 1 + 2a इज इक्वल टू 0
रख लेंगे यहाँ से, और 2 + 2b जो सेकंड वाली है इसको इक्वल टू 0 रख लेंगे। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी a इज़ इक्वल टू -1/2, और यहाँ से 1 + b यानी कि 2 को हमने कॉमन लिया इस स्टेप में, यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है, अंदर आ जाएगा 1 + b इज़ इक्वल टू 0, और फिर ये 2 दूसरी साइड पे ख़त्म हो जाएगा 0 के साथ डिवाइड होकर, तो 1 + b इज़ इक्वल टू 0 और b की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। a इज़ इक्वल टू -1/2 एंड b इज़ इक्वल टू -1 जो है वो हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद द मैट्रिक इज सिंगुलर इफ़, तो x की वैल्यू यहाँ पे जिस तरह हमने पीछे निकाली x की वैल्यू यहाँ पे भी ऐसे ही हमने इसको डिटर्मिनेंट की क्योंकि जो है ये हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक है तो इसको हम डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x - 2, तो x - 2 आया है तो मतलब कि x - 2 इज़ इक्वल टू 0 के आ जाएगा, और x इज़ इक्वल टू 2, ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक A ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज इज़ 2 × m एंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक इज़ m × 3 देन द ऑर्डर ऑफ A इज़ 3 × 2, यानी कि एक नए मैट्रिक का जो ऑर्डर हम बनाएंगे A मैट्रिक का, उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा a × 2। जैसे ये आपके पास है कि A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज के मैट्रिक का जो ऑर्डर है वो 2 × m है, और B और A के होल ट्रांसपोज का जो मैट्रिक का ऑर्डर है वो 2 × m है। तो अब BA का मैट्रिक का ऑर्डर क्या होगा, m × 2, चूँकि इसका ट्रांसपोज लिया हुआ है तो वो m × 2 होगा। अब ऑर्डर ऑफ B जहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ B हमारे पास है m × 3, और ऑर्डर ऑफ A फिर हमारे पास क्या बन जाएगा 3 × 2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये इसी तरह का पीछे भी हमने क्वेश्चन देखा था, वो हमारे पास था B इन्वर्स × A, मतलब दोनों पे अंदर थे इन्वर्सेस, लेकिन यहाँ पे क्या हमारे पास है कि B इन्वर्स है और A है, इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना है। इसी तरह से MCQs जो हैं वो थोड़े कन्फ्यूजिंग करके आपको दिए जाते हैं कि यहाँ पे है B इन्वर्स A और ऊपर होल इन्वर्स है। पीछे हमने जो देखा था वो हमारे पास था B इन्वर्स एंड A इन्वर्स था, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू AB का होल इन्वर्स। यहाँ पे अब है ए B इन्वर्स है और A का ऊपर होल इन्वर्स है, तो B के ऊपर से इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा क्योंकि माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी तरह से यहाँ पे इस A के ऊपर फिर इन्वर्स आ जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास है जी AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² + 2AB + B² इफ़ एंड ओनली इफ़ AB + BA इज इक्वल टू 2AB, यानी कि इसकी ये कंडीशन है कि ये जो हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है ये जो है वो दोनों A + B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसके तब होगा जब हमारे पास AB + BA इज इक्वल टू 2AB होगा। तो इसको हम थोड़ा सा जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है A + B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू है A + B के मतलब 2 टाइम हम इसको A + B लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास बन जाएगा A यानी कि A को A के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर A को B के साथ किया, फिर B को A के साथ किया और B को B के साथ मल्टीप्लाई किया, ये बन गया A का स्क्वायर + 2AB + BA + B का स्क्वायर। तो ये जो A B और BA है इन दोनों को जब प्लस हम करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2AB। तो AB + BA इज इक्वल टू 2AB आ गया, तो इट्स मीन कि ये इसका राइट आंसर है जो हमारे पास फार्मूला है A + B के होल स्क्वायर का। अच्छा जी, उसके बाद है कि माइनर ऑफ अ मैट्रिक A इज इक्वल टू AIJ 3 × 3 इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक विद ऑर्डर 2 × 2। अभी पीछे हमने जो है वो इसी का जो है वो कोफैक्टर देखा था, तो यहाँ पे अब हमारे पास है माइनर का मैट्रिक, ठीक है। माइनर में हमने क्या करना होता है, जिस तरह हम कोफैक्टर फाइंड करते हैं तो उसमें हमारे पास एक रो को और एक मैट्रिक को हम कैंसल आउट कर देते हैं, तो नया जो हमारे पास मैट्रिक बनता है वो 2 × 2 का होता है। मीन्स कि यहाँ पे अगर आपको मैं मिसाल दूँ, इसको अगर हम ख़त्म कर देते हैं, एक 3 × 3 का मैट्रिक दिया हुआ है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ख़त्म कर दें, क्योंकि ये एलिमेंट अगर हम ले रहे हैं तो पीछे हमारे पास जो ऑर्डर बनता है वो 2 × 2 मैट्रिक का बनता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो मैट्रिक दिया हुआ इसमें हमने A23 जो है वो फाइंड करना है, तो A23 मीन्स के सेकंड रो और थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है वो हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे देखें A23 M23 हमारे पास आ जाएगा, जिनकी J वाला जो नंबर है वो हमारे पास आएगा। अब इसमें से ये वाली रो भी और J वाला कॉलम भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास 1 2 और 7 और 8 बच जाएगा, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। देन ऊपर 5 आ जाएगा, तो मीन्स के -1, तो 8 - 7 2 = 14 इज इक्वल टू -6 विच इज़ इक्वल टू 6, तो ये इसका हमारे पास राइट आंसर है।
उसके बाद ए एक्स इज इक्वल टू बी इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। ये जब आप इनवर्स फाइंड करते हैं तो इस तरह की स्टेटमेंट आपके पास आ जाती है। ये आपके पास ए दूसरी साइड पे आ जाता है तो वो इनवर्स में हो जाता है। द इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू के इज कॉल्ड द नॉन होमोजीनियस इक्वेशन व्हेन वेयर ए नॉट इज इक्वल टू जीरो बी नॉट इज इक्वल, यानी कि कोई भी जब जीरो को इक्वल नहीं होगा तो नॉन होमोजीनियस होगी। अगर जहाँ पे इस कंडीशन में सारे इक्वल्स टू जीरो के आ जाएंगे तो इस इक्वेशन को आप होमोजीनियस इक्वेशन कहेंगे। उसके बाद है द नंबर ऑफ द नॉन जीरो रोज ऑफ द मैट्रिक व्हेन इट इज़ एन रिड्यूस्ड इचुलन फॉर्म इज कॉल्ड द रैंक ऑफ द मैट्रिक। उसको हम रैंक कहते हैं, यानी कि जितनी रोज होती है नॉन जीरो रोज होती हैं मैट्रिक की, जब रिड्यूस इचुलन फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं तो उसको आप कहते हैं वो आपके पास क्या है, रैंक ऑफ द मैट्रिक है। उसके बाद है कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू के वेयर ए नॉट इज इक्वल टू जीरो बी नॉट इज इक्वल टू जीरो एंड के इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड द होमोजीनियस इक्वेशन। देन आपके पास के एज अ कांस्टेंट जो है वो यूज़ किया जाता है, यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो के हो जाएगा तो वो आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन है। अ सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज साइड टू बी डैश इफ द सिस्टम हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। इसको आप कंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं अगर उसके बहुत ज़्यादा सोल्यूशन होते हैं। तो अ स्क्वायर मैट्रिक ए इज कॉल्ड एज क्यू हर्मिशियन इफ ए इज इक्वल टू माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ये हमने पीछे भी इसकी हर्मिशन की और स्क्यू हर्मिशन की डेफिनेशन पढ़ी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर मैट्रिक इज सेड टू बी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। पीछे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, एक मैट्रिक था उसमें मैंने आपको बताया था अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक। उसके बाद है मैट्रिक इज ट्रायंगुलर फॉर्म देन द वैल्यू ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ। अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था कि अगर मैट्रिक हमारे पास एक ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है जिसके अपर में या लोअर में जीरो होते हैं तो उस मैट्रिक का डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसका जो मेन डायगोनल होता है उसके मल्टीप्लाई या उसका जो प्रोडक्ट होता है उसको आप कहते हैं वो उसके मेन डायगोनल का जो प्रोडक्ट होता है उसको आप डिटर्मिनेंट कहते हैं। इफ़ ऑल द एंट्रीज ऑफ द रोज आर द कॉलम ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक ए आर द जीरो देन जो है वो आपके पास इसका डिटर्मिनेंट भी ऑब्वियसली जीरो के इक्वल आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ए इज इक्वल्स टू दिस देन द माइनर ऑफ जीरो इज, यानी कि इस जीरो का माइनर आपके पास क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। ये आपके पास ये वाली रो भी गई और ये वाला कॉलम भी गया तो 4 2s आर 8 एंड 3 1s आर 3। 8 माइनस 3 जो है वो आपके पास 5 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक ऑफ द ऑर्डर 3 क्रॉस 3 देन ए डिटर्मिनेंट इज, यानी कि अगर ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक है तो ए का डिटर्मिनेंट आप किस तरह से निकालेंगे, ये इस तरह से आपके पास फॉर्म आएगी, यानी कि ए पहले आपके पास ए 1 1 यानी कि वो एलिमेंट आएगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है ये, अगर ये वाला ले रहे हैं ये वाला हम एलिमेंट ले रहे हैं तो ए 1 1 और बाकी जो पीछे मैट्रिक होगा, मैट्रिक को आप कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और मैट्रिक के अंदर जो एलिमेंट्स यूज़ हो रहे होते हैं उनको आप स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं और इन सब के दरमियान में डिटर्मिनेंट्स में आपके पास यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी द मैट्रिसेस ए एंड बी आर ये इक्वलेंट हैं इफ़ द ऑब्टेन्ड बाय द अप्लाइंग रो ऑपरेशन ऑन ए। तो ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वलेंट मैट्रिक्स होते हैं। द मैट्रिक इज़ इन डैश फॉर्म, ये आपके पास इचुलन फॉर्म है। इचुलन फॉर्म मीन्स के जो आपके मेन डायगोनल जो आपको डायगोनल होता है उसके नीचे अगर आपके पास सिर्फ जीरो बन रहे हों तो वो आपके पास इचुलन होता है। अगर दोनों साइड्स पे जीरो आ गए हों पूरा एक आइडेंटिटी मैट्रिक हो तो वो रिड्यूस्ड इचुलन फॉर्म में मैट्रिक होता है। उसके बाद है इफ़ ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू जीरो। कई बार हम इसको देख चुके हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू दिस देन द ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज, जब यहाँ पे 1 रो है और 3 हमारे पास कॉलम है तो यहाँ पे फिर 3 क्रॉस 1 जे बन जाएगा इसका वो ट्रांसपोज। इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक ए हैज़ अ 2 आइडेंटिकल कॉलम देन ए डिटर्मिनेंट, यानी कि ये भी कंडीशन एक होती है डिटर्मिनेंट्स की। आपका जब एक मैट्रिक दिया हुआ हो बड़े ऑर्डर का 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 4 इस तरह का, तो आप उसको डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करने के लिए कहा जाए तो अगर उसके 2 रोज या 2 कॉलम बिल्कुल आइडेंटिकल हों मीन्स के दोनों सेम हों तो उसका जो आंसर होगा उस मैट्रिक का वो ज़ीरो होगा। तो उसमें आप ये कंडीशन दे के उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं कि बिकॉज द रो 1 एंड रो 2 या कॉलम 1 और कॉलम 2 आर द आइडेंटिकल मैट्रिक देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक इज़ ज़ीरो। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि ए आई जे इज़ इक्वल्स टू, अगर हम इसको लिखना चाहें कोफैक्टर्स की फॉर्म में तो इसका क्या बनेगा, -1 की पावर। मैंने आगे भी आपको समझाया था जब हमने कोफैक्टर्स फाइंड किए हैं कि -1 की पावर में आपने आई प्लस जे इंटू एम आई जे इस तरह से करके आपने इसको लिखना होता है। उसके बाद है कि 1 रो ऑफ द मैट्रिक ए इज़ दिस इज़ डिलीटेड देन द नंबर ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट्स आर, कितने रिमेनिंग एलिमेंट्स जो हैं वो आपके नंबर्स के रह जाएंगे, वो आपके पास आंसर आता है 6। मैं आपको बताती हूँ।
m क्रॉस m है मीन्स कि 3 क्रॉस 3 का अगर हम एक मैट्रिक ले लें, ये हमारे पास मैट्रिक है। तो अगर इसने कहा है कि अगर एक जो रो है वो डिलीट कर दी जाए, तो फर्स्ट रो अगर हम डिलीट कर दें इसमें से, तो बाकी जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स रह जाते हैं मैट्रिक्स के वो 6 रह जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको फिर आगे नेक्स्ट जो है वो सॉल्व करें, तो अगर हम मतलब स्क्वायर्स की फॉर्म है या क्यूब की फॉर्म में हम इसको लेके जाएँ, यानी कि m क्यूब माइनस 3 कर दें, देन m 4 माइनस 3 कर दें, तो ये इक्वल्स टू 6 के नहीं आ रहा। तो हमने इसको तब तक सॉल्व करना है जब हमारे पास जो आंसर है वो इस स्क्वायर, इस मैट्रिक के जो ऑर्डर्स हैं इनको माइनस करके, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ का स्क्वायर माइनस कॉलम आपके, इस तरह से आप इसको लिखेंगे, तो फिर आपका जो राइट आंसर बन रहा है वो m स्क्वायर माइनस m पे बन रहा है, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 3 करेंगे तो आंसर आपके पास 6 आ जाएगा। तो m स्क्वायर माइनस m जो है वो इसका आपके पास राइट आंसर बनता है। उसके बाद नेक्स्ट है, ए इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ b, देन जो है वो आप इसको a b इज इक्वल टू i भी लिख सकते हैं और b a इज इक्वल टू i भी लिख सकते हैं, यानी कि बोथ a एंड b इज़ द राइट आंसर। देन आगे के 2/3 एंट्री ऑफ 1/√2 इज़ कौन सी एंट्री जो है वो इसकी होगी। हम इसको जो है वो लिख लेते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं अपने क्वेश्चन को। ये हमारे पास है 2/3 एंट्री ऑफ 1/√2 और यहाँ पे अब हमने इसने कहा है कि 2/3 यानी सेकंड रो हो और थर्ड कॉलम की जो एंट्री है वो आपके पास क्या आएगी, तो वो हमारे यहाँ पे चूँकि 2 बन रही है सेकंड रो और थर्ड कॉलम में, तो 1/√2 इंटू 2 हमने इस तरह से इसको करके लिख लिया। अब यहाँ पे √2 था तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए हम इस 2 को डबल अंडर रूट्स में लिख सकते हैं, यानी कि 2 टाइम्स अगर हमारे पास अंडर रूट हो तो एक अंडर रूट हमारा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ, और √2 जो है वो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ए बी इनवर्स माइनस बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, जो है वो ये अदर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर हमारे पास हो तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास 0 के आता है, बिकॉज ए बी का ऑड इनवर्स भी इक्वल्स टू बी इनवर्स, और ए इनवर्स क्या होता है जब दोनों माइनस होंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 1 2 3 एंड 2 3 5 3x 6x एंड 9x इज इक्वल टू किसके हैं, तो इसको जो है वो अब हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर जैसे अभी हमने डिटर्मिनेंट्स वाला क्वेश्चन किया था, यहाँ पे देखें ये हमारे पास मैट्रिक है। अब जो हमारे पास C1 और C3 हैं वो हमारे पास आलमोस्ट जो है वो सेम बन रहे हैं, यानी कि C1 ये वाला मैट्रिक और ये वाला मैट्रिक सेम बनेंगे। किस तरह से, अगर हम इस वाले मैट्रिक इस वाले कॉलम से अगर हम 3x को कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा, ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब है कि ये पूरा मैट्रिक 0 हो जाएगा इसकी डिटर्मिनेंट, तो आंसर जो है वो हमारे पास इसका 0 आ जाएगा। जो बात अभी हमने पीछे डेफिनेशन में पढ़ी थी कि अगर एक मैट्रिक हो उसके 2 कॉलम या फिर 2 रोज आइडेंटिकल हों तो उसका आंसर जो है वो हमारे पास 0 आता है। उसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको हम देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये MCQs के लिए नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। अब ये हमारे पास एक जो है वो मैट्रिक दिया हुआ है 4/4 का मैट्रिक है, तो इसी तरह से इसको भी हम एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहले R3 को हम एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी कि रो 3 को इसने एक्सपेंड किया है। तो यहाँ से हम मतलब आपने ये चेक करना होता है कि जिस कॉलम में और जिस रोज़ में ज़्यादा 0 होते हैं कोशिश किया करें कि उसको आप एक्सपेंड करें ताकि उसमें आपके बाकी सारे ज़ीरोज़ बन जाएं और जस्ट कुछ ही टर्म्स को आपको सॉल्व करना पड़े। तो यहाँ पे बाकी सारे टर्म 0 के यहाँ तो वो मीन्स ख़त्म हो जाएंगे, तो जस्ट इसने -5 को एक्सपेंड किया। -5 को जब बाहर लिया तो अंदर हमारे पास ये चीज़ें जो है वो ये कॉलम और ये वाली रो कैंसिल आउट, और 1 3 2 जो है वो सॉरी ये वाली रो और ये वाला कॉलम हमारे पास कटेगा, तो x + 2 एंड 2x + 2 1 3 2 एंड 2 1 3 ये हमारे पास बाकी आ जाएगा। उसके बाद अब ये जो हमारे पास मैट्रिक आया है, अब हमने इसको एक्सपेंड करना है। ये -5 इधर आके यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ये 0 बन जाएगा। अब ये हमारे पास पीछे मैट्रिक रह गया, इसको हमने एक्सपेंड करना है। हमने जो है वो यहाँ पे रो 1 को लेके इसको एक्सपेंड किया है, x को लिया तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये कैंसिल आउट आ जाएंगी। 3 3 are 9 एंड 2 1 are 2 आ गया माइनस, फिर उसके बाद x + 2, और अगर सेकंड कॉलम को और फर्स्ट रो को कैंसिल आउट किया जाए तो 3 1 are 3 बन जाएगा एंड 2 2 are 4 ये आ गया।
उसके बाद थर्ड हमारे पास है 2x प्लस 2, इसको हमने लिया तो सेकंड थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को कैंसिल आउट कर दिया। देन 1 1 ज़ार 1 एंड 3 2 ज़ार 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा। फिर उसको सिंपली हमने जो है वो सिंप्लीफाई किया, x इंटू 9 माइनस 2 7 माइनस x प्लस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2x प्लस 2 इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अब 7x आ जाएगा एंड x को इधर मल्टीप्लाई अंदर -1 के साथ करेंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, बाकी x प्लस 2 रह जाएगा। 2 5 ज़ार 10 आ जाएगा एंड 2 5 ज़ार अगेन 10 आ जाएगा। यहाँ से अब x वाली टर्म्स को आपस में हमने जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लेना है, ऐड सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 7x में से 10x माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा -3x और -3x में से x को माइनस करेंगे तो -2x और -10 में से 2 माइनस करेंगे तो -8 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। देन -2 को कॉमन लिया तो x प्लस 4 आ गया विच इज़ इक्वल टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 4 आ जाएगी। ये आपके शार्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग में रखना है।